नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी के लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इनको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर लेवल्स एंड क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज ऑफ एन एरिया। एक एरिया में कितने प्लांट के स्पीशीज हैं, उस एरिया के प्लांट स्पीशीज़ की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है कि वो कितने हाई रेट से या लो रेट से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनके पास न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं, उस एरिया में जहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़ है उस एरिया में सोलर रेडिएशन कितनी फॉल कर रही है, उस एरिया में प्रेसिपिटेशन जैसे इवेपोरेशन ये जो प्रोसेसेस होते हैं वाटर के कितनी हो रही है, उस एरिया की सॉइल टाइप कैसी है और बाकी जैसे सॉइल का मॉइस्चर कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, एरिया का फॉर एग्जांपल वहाँ की हवा कैसी है, बाकी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं ये सारी चीज़ों की वजह से हम पढ़ते हैं व्हाट आर दी लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, द प्लांट स्पीशीज़ ऑफ एन एरिया, उन प्लांट स्पीशीज़ की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, उन प्लांट स्पीशीज़ के पास न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं, उस एरिया में प्लांट स्पीशीज़ को कितनी सोलर रेडिएशन मिल रही है, उस एरिया में प्रेसिपिटेशन कैसी है, उस एरिया की सॉइल टाइप कैसी है एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और प्लांट स्पीशीज़ जो है, प्लांट स्पीशीज़ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी में, प्लांट स्पीशीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 32%। मीन्स अगर 170 बिलियन टन्स बनती है टोटल प्रोडक्टिविटी, अगर आप मेजर करो तो अगर आपका इसका वैल्यू आता है 170 बिलियन टन्स, तो 170 बिलियन टन्स का 32% विल बी 55 बिलियन टन्स। मीन्स प्लांट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 55 बिलियन टन्स आउट ऑफ 170 बिलियन टन्स। इसके बाद हमने पढ़ना है लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो क्लास अब हम पढ़ेंगे 4 लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब मीन्स जो हमने लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ा उसमें कितने लेवल्स हैं टोटल, 4 लेवल्स। नंबर फर्स्ट इज हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम, नंबर सेकंड इज एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम, थर्ड इज लेस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम एंड द लास्ट वन इज लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में जो नेट प्रोडक्टिविटी होगी वो कितनी होती है, अबाउट 2 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर पर एयर। अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो इट विल बी 20 to 40 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। मीन्स जितनी ये जो एक क्वांटिटी आपको मैंने यहाँ पे लिखवाई है, अगर इतनी क्वांटिटी होगी इसका मतलब है जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो किसके अंडर आएगा, हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंडर। ये मैंने इकोसिस्टम यहाँ पे वर्ड्स क्यों ऐड किए हुए हैं, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी जो है वो किस में मेजर करते हो, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में। तो इसीलिए मैंने लेवल्स के साथ यहाँ इकोसिस्टम इसलिए जोड़ा हुआ है क्योंकि डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बनेगी, तो उसी हिसाब से आपने इसकी वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर 2 to 4 kg पर मीटर पर एयर होगा या 20 to 40 टन पर हेक्टेयर पर एयर होगा, दैट मीन्स आपकी वो प्रोडक्टिविटी जो है वो किसके अंडर आ रही है, हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंडर। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं, उनका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसा है। जैसे हमने लेवल्स में पढ़ा था कि ये सारा डिपेंड किस पे करता है, कितने प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है। तो किस टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी की रेंज कहाँ तक होगी, 6 to 20 ग्राम्स पर मीटर। ये किसकी बात मैं कर रही हूँ, हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंडर। और ये इकोसिस्टम आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक है फॉरेस्ट, फ्लड प्लेन्स, कोरल रीफ्स, एरियाज ऑफ अपवेलिंग। अपवेलिंग का मतलब होता है जैसे जब कभी कभार डीप कोल्ड वाटर कभी कभार सरफेस के ऊपर राइज कर जाए, जैसे आपने कार्टून्स में भी देखते हैं वो लहरें चलती हैं, उसमें सर्फिंग करते हैं लोग, वो जो लहरें जब कभी सरफेस के ऊपर राइज कर जाती हैं उसको आप बोलते हो अपवेलिंग। तो जो जितने भी एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अपवेलिंग एरियाज़ होते हैं वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंडर। और जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन के फील्ड्स हो गए, वो भी आपका हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम होगा। तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किस में होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है कोरल रीफ्स में, उसके बाद होती है एस्चुरीज और सबसे कम होती है शुगर केन फील्ड्स में। ऑल्दो ये आपके हाई प्रोडक्टिविटी में ही आते हैं, सिर्फ इनकी वैल्यूज़, इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी कम और इसकी थोड़ी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 1 to 2 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या
10 to 20 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। और इसका डेली आउटपुट कितना होता है, विद अ डेली आउटपुट ऑफ 3 to 5 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। जैसे इसका होता है 6 to 20 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, इसका होता है 3 to 5 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं, जैसे आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, राइस वगैरह, और जैसे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ये दो एग्जांपल्स आपकी आती है एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंडर। देन थर्ड इज लेस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। इसकी एनुअल प्रोडक्टिविटी, सालाना एनुअल प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, 200 to 1000 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर और 2 to 10 टन पर हेक्टेयर। अब यहाँ पे मैंने एयर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे एनुअल प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसका डेली इंक्रीमेंट कितना होता है, मतलब डेली ये कितना कितना बढ़ता रहता है, 0.5 to 3 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, मीन्स इनसे भी कम। ओके इसकी एग्जाम्पल क्या आती है, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया या सवाना हो गया। सवाना क्या होता है, सवाना एक प्लेन होता है, नॉर्मल एक प्लेन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रास होती है विद वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रीज। बहुत कम पेड़ होते हैं, पूरा एक बड़ा सा प्लेन होता है जिसमें सिर्फ ग्रास होती है और बहुत ही कम मतलब कॉर्नर्स पे ट्रीज होंगे, दैट इज़ नोन एज सवाना। तो सवाना आपका किसके अंडर आता है, लेस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंडर। द लास्ट वन इज लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। इसमें नेट प्रोडक्टिविटी लेस देन होती है 200 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मीन्स 200 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से भी कम वैल्यू हो तो दैट विल बी लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। और इसका डेली आउटपुट किस तरह होता है, 0.03 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, मीन्स 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मैंने आपको ये सभी वैल्यूज़ कन्वर्ट करके दे दी हैं, इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके तो लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम कहाँ कहाँ आपको दिखेंगे, डीप सी, एरिड लैंड्स, कुछ डेजर्ट्स में आपके हॉट डेजर्ट भी हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हैं, दोनों टाइप के डेजर्ट्स हैं। एरिड लैंड्स क्या होता है, एरिड एरिया होता है ऐसा डेजर्ट एरिया या सेमी डेजर्ट एरिया या ऐसा बैरन लैंड, बैरन मीन्स बंजर ज़मीन, ऐसी बंजर ज़मीन या ऐसा डेजर्ट या ऐसा सेमी डेजर्ट जहाँ पे प्रेसिपिटेशन लेस देन 10 इंचज़ होती है। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 10 इंचज़ हो, उस एरिया को आप क्या बोलते हो, एरिड लैंड्स। मतलब एरिड में आपके आते हैं बंजर ज़मीन, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट्स, लेकिन जहाँ पे रेनफॉल जो हो वो 10 इंचेस से कम होती है, तो वो आपकी लैंड्स किसके अंदर आएंगी, लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंडर। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें नेट प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और मतलब वाटर की नॉन अवेलेबिलिटी और हाई टेम्परेचर होता है हॉट डेजर्ट्स में, और कोल्ड डेजर्ट्स में लो टेम्परेचर होने की वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ओशंस में क्या होता है, ओशंस में भी प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जब डीप क्रीजेस पे आप जाओ, बिल्कुल डेप्थ पे अगर आप जाते हो, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती। तो जो आपने सबसे पहले पढ़ा था कि लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, सोलर रेडिएशन। तो अगर आप ओशंस की बात करो, ओशंस के डेप्थ में लाइट नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी लेस होगी। और नाइट्रोजन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही होती है डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखनी है, हाई प्रोडक्टिविटी, एवरेज, लेस एंड लो। आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि इसमें कितनी वैल्यूज़ होती हैं और एग्जाम्पल्स। ओके सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओके क्लास। अब प्रोडक्टिविटी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन। सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है विच इज़ इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन, और उसको करने वाला कौन है? डिकम्पोजर्स। वो क्या करते हैं? वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, और उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनता है? इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। ओके, अब जो ये डिकम्पोजिशन है
इट इज़ एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसमें बहुत सा ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो ये बैक्टीरियाज वगैरह, जो ये डिकम्पोजर्स वगैरह हैं, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ताकि ये ईजिली ब्रेक डाउन कर सके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस में। ओके, अब जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए होता है, उसका नाम होता है डेट्रिटस। ओके, ये डेट्रिटस है क्या? सेम डेड प्लांट का रिमेन और डेड एनिमल्स का रिमेन। डेड प्लांट का रिमेन मीन्स प्लांट की बार्क, प्लांट के लीव्स, प्लांट के फ्लावर्स, और एनिमल्स का जो भी उनका अंदर जो भी फ्लश, जो भी जितना भी ये फ्लैश हो गया या उनका जितना भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इंक्लूडिंग उनके फीकल मैटर, जो उनका एक्सक्रीटा होता है। एक्सक्रीटा भी डेड एनिमल रिमेन्स में आता है। ओके, अब डिकम्पोजिशन में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, डिकम्पोजिशन कैसे होती है? सबसे पहले होती है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज कैटाबॉलिज्म, थर्ड इज लीचिंग। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिकम्पोजिशन। नंबर फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। सबसे पहला स्टेप जो डिकम्पोजिशन का होता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है डेट्रिटस का। डेट्रिटस का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? स्मॉलर पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स। ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स बाय डेट्रीवोरस। डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है डेट्रीवोरस। डेट्रीवोर्स में कौन कौन आते हैं? टर्माइट्स, बीटल्स और अर्थवॉर्म। ठीक है, अब अर्थवॉर्म जो है, अब अर्थवॉर्म डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में हमें हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसकी इस कैपेबिलिटी की वजह से इसको और क्या बोला जाता है? फार्मर्स फ्रेंड। जो ये किसान होते हैं उनका फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है डिकम्पोजिशन करने की वजह से ये सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है, इसीलिए उसको जो फार्मर है उनको फ़ायदा होता है। इसीलिए अर्थवॉर्म को और क्या बोला जाता है? फार्मर्स फ्रेंड। मे बी आपको एंट्रेंस में पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, तो आप उसमें किस ऑप्शन पे टिक करोगे? अर्थवॉर्म। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन। नंबर सेकेंड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो कैटा वर्ड है इसका मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। ओके, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, इसमें किसका रोल है? इसमें रोल है डिकम्पोजर्स का। ओके, डिकम्पोजर्स कौन कौन से? जैसे बैक्टीरिया या फंजाई, ये जो 2 डिकम्पोजर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सक्रीट करेंगे किसके ऊपर? डेट्रिटस के ऊपर। जितना भी डेट्रिटस बना है उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो क्या करेगा? जो उस डेट्रिटस के कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होंगे, मतलब जो डेट्रिटस के कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होंगे, उनको चेंज करते हैं सिंपल एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस। मतलब जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डेट्रिटस के ऊपर सिक्रीट किया। जो डेट्रिटस का कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर था वो ब्रेक डाउन हुआ, वो टूटा किसमें? सिंपल एंड सॉल्युबल। कौन कौन से? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? अब जो आपके ये इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस बने हैं कैटाबॉलिज्म में, इनमें से जो वाटर सॉल्युबल होंगे, ऑब्वियसली ये वाटर सॉल्युबल ही होते हैं मोस्टली, तो जो ये आपके इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस बने हैं कैटाबॉलिज्म में, इनमें जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किस में चले जाते हैं? सॉइल की लेयर्स में चले जाते हैं। वो धीरे धीरे करके सॉइल की लेयर्स में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वहाँ पे धंस जाते हैं अंदर और लॉक हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट। मतलब जो सॉल्ट्स हमें इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, जो सॉल्ट्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, वो किस बेसिकली वो होते क्या हैं? वो होते हैं वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो कि किस प्रोसेस से बना था? कैटाबॉलिज्म से। ओके, जितने भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं दे गो डाउन इनटू द सॉइल लेयर्स एंड गेट लॉक्ड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। ओके, अब ये 3 प्रोसेसेस हो गए डिकम्पोजिशन के। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिकम्पोजिशन की वजह से 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 प्रोडक्ट्स। सबसे पहला है ह्यूमस
एंड नंबर सेकेंड इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजिशन से जब ह्यूमस बना, द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस थ्रू डिकम्पोजिशन, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ह्यूमिफिकेशन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन, इट इज़ नोन एज मिनरलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ नोन एज मिनरलाइजेशन। ओके, तो डिकम्पोजिशन की वजह से दो प्रोडक्ट्स बने हैं, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स। ह्यूमस की फॉर्मेशन इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन या मिनरल्स की फॉर्मेशन इज नोन एज मिनरलाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज ह्यूमस? ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक डार्क कलर्ड, बहुत ही डार्क कलर्ड अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर है। मेन बात ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, और एमॉर्फस है। एमॉर्फस वर्ड का मतलब होता है जिसकी कोई भी परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होती, मतलब उसकी इरेगुलर शेप होगी, उसकी कोई परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होगी, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स की परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होती है। एमॉर्फस वर्ड का ही मतलब होता है। ओके, ह्यूमस एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर है जो कि रिच किस में है? लिग्निन एंड सेलुलोस। ह्यूमस इज रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोस। इसका नेचर कैसा होता है? कोलॉइडल, कोलॉइडल नेचर होता है। मीन्स ये पानी में दो फेजेस बनाता है, मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, ये हाफ मतलब पार्शली सॉल्युबल होता है। ओके, एंड ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ह्यूमस के ऊपर माइक्रोब्स का कोई भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी डिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है, और ह्यूमस का क्या काम है? ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस सॉइल के मॉइस्चर को और सॉइल में एरिएशन, एरिएशन का मतलब है हवा का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज जो सॉइल में होती है। ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस सॉइल के मॉइस्चर को और सॉइल की एरिएशन को मेंटेन करता है। और ह्यूमस है क्या? इट इज़ अ रेजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट्स का रेजर्वॉयर होता है। अब इसके ऊपर माइक्रोब्स की कोई असर नहीं होता इसके ऊपर माइक्रोब्स का, इसकी वजह से स्लोली डिकम्पोज होता है और ये सॉइल में भी स्लोली न्यूट्रिएंट्स का रिलीज़ करेगा। एकदम से ये न्यूट्रिएंट्स का रिलीज़ नहीं करता, ये स्लोली रिलीज़ करता है। ओके, देन उसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स आपको यहाँ पे ये मिनरलाइजेशन क्या होता है? जिसमें आपके इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस या न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे थ्रू डिकम्पोजिशन। अब इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस दोनों टाइप के हैं, नॉन मिनरल एंड मिनरल। नॉन मिनरल में आ जाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या सम गैसेस, और मिनरल में आपका आ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनियम, फॉस्फोरस, इस टाइप के मिनरल्स। ओके, और ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकल कहाँ से रहे हैं? फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अब ये आपका मैंने पूरा डिकम्पोजिशन एक छोटे से लाइक एक डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डेट्रिटस, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से डिकम्पोजिशन जो हो रही है, प्लस जो फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग, इसकी वजह से दो चीज़ें बनी, ह्यूमस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जो ये मिनरल एंड नॉन मिनरल। ह्यूमस बनने के प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन एंड ये मिनरल्स के प्रोसेस को मिनरलाइजेशन। तो ये डिकम्पोजिशन आपका एक छोटी सी डायग्राम में मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। तो इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, दैट इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, दैट विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर।